हेलो फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आई एम मयंक राजेश and you are watching Info and Study. Friends, in this video we are going to discuss about the sources of Indian Constitution. इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं। स्रोतों का मतलब ये है कि कुछ प्रोविजंस की बात करेंगे और वो प्रोविजंस किन किन देशों के संविधान से लिए गए हैं, यानी कि वो उनके स्रोत हो गए, ठीक है, यानी सोर्स हो गए, अलग अलग देशों के संविधान से उनको लिया गया है, ठीक है। तो उसकी हम बात करेंगे। दिस इज बेसिकली आवर थर्ड वीडियो ऑफ पॉलिटी एंड इन द फर्स्ट टू वीडियोस we tried to understand what is constitution all about, संविधान क्या है, इस पे हमने पहले वीडियो में बात की थी और डिटेल समझा था। दूसरे वीडियो में जो पॉलिटी की वीडियो थी वहां पे हमने इस बात को समझा था कि हाउ the parts of the constitution, schedules of the constitution and articles of the constitution have been placed in the book of Indian Constitution. भारतीय संविधान की जो किताब है उसमें भागों को, अनुच्छेदों को और अनुसूचियों को कैसे रखा गया है ये हमने समझा था दूसरे वीडियो में, क्योंकि मैंने बताया था उसमें कि संविधान जो है अलग अलग पार्ट्स में यानी भागों में बटा हुआ है, उसमें आर्टिकल्स हैं, उसमें अनुच्छेद हैं। तो क्या है, सबको हमने ये सब जो क्या है आर्टिकल और अनुच्छेद, और आर्टिकल यानी अनुच्छेद, अनुसूची यानी शेड्यूल और पार्ट्स यानी भाग, ये क्या है इसको हमने डिटेल में समझा था, ठीक है। तो इस वीडियो में हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज के वीडियो में हम सिर्फ सोर्सेज की बात करेंगे और सोर्सेज जो हैं, देखिए मैंने बताया कि यहाँ पे अलग अलग देशों से लिया गया था। एक तो सबसे ज्यादा प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया, हाँ एक एक्ट था, ये मैं बताऊंगा क्या था। उसके अलावा जो देश है, इसके अलावा सबसे ज्यादा यहीं से लिया गया है। उसके बाद अलावा कुछ देश हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका और जापान, यहाँ से कुछ प्रोविजंस को लिए गए हैं। इस पे हमको डिस्कस करना है, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, इस पे बहुत ज्यादा हमें नहीं जानना है, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे के चैप्टर्स में बढ़ेंगे पॉलिटी के, तो इन सब में आपको डिटेल चीजें मिलेंगी इन सब के बारे में, तो उसको हम देखते जाएंगे चैप्टर वाइज। लेकिन अभी फिलहाल हमें सोर्सेज को शुरू में जान लेना चाहिए, हाँ, ताकि एक हमें आइडिया हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा। तो इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। किसी भी वीडियो के पहले थोड़ा पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड देना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहां देखिएगा कि हमारे संविधान का निर्माण किसने किया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया, यानी कि संविधान सभा ने किया, और इसी को भारत का पहला संसद भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला संसद अगर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं हम, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा जो थी वो भारत का पहला संसद इसको कहा गया, ठीक है। और इसके जो मेंबर थे वो पहले संसद सदस्य माने गए, ठीक है। अब देखिए संविधान सभा की भी एक हिस्ट्री है, तो बहुत ज्यादा इसके हिस्ट्री में अभी हमें नहीं जाना है। इसका रीजन ये है कि मैं आप लोगों को जब हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो हिस्ट्री में थ्रेड बेयर पढ़ा रहा हूं, उसमें जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री में आऊंगा तो पूरा एक प्रोसीजर पढ़ना है हमें, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपका कुछ पॉलिटी भी कवर होगा, ठीक है, तो वहां हमें पूरा डिटेल पढ़ना है। यहां फिलहाल हमें जानना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, थोड़ा सा हम इसके पीछे से चलते हैं, हल्का फुल्का जान लेते हैं, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही संविधान का निर्माण किया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फॉर्म्ड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हुआ क्या था कि 1945 में वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन में नई सरकार बनी, और नई सरकार बनी तो उसने ये डिसाइड किया कि भारत को पावर ट्रांसफर करना चाहिए। वो हालांकि पहले से ये डिसीजन लिया जा रहा था, मांग उठ रही थी, आप पढ़ेंगे इतिहास तो जानेंगे। तो जो नई सरकार थी उसने विचार करना शुरू किया कि कैसे पावर ट्रांसफर किया जाए, और इस सिलसिले में उसने 3 मंत्रियों के एक समूह को भारत भेजा, ठीक है। 3 कैबिनेट मंत्री थे, उनके मिनिस्टर थे। एक थे, सुनिएगा ध्यान से, सारा चीज मैं लिखूंगा नहीं यहां पर, ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे, हाँ। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे, हाँ। तो ये
कैबिनेट मिशन उन्हीं 3 लोगों के ग्रुप को कहा गया। ये कैबिनेट मिशन यानी कि ये 3 मंत्रियों का ग्रुप आता है हिंदुस्तान में, और उसी के रिकमेंडेशन पे यानी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 में संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, मोटा मोटी इतना समझिए। ठीक है, बाकी हिस्ट्री हम देखेंगे मॉडर्न इंडिया में, या फिर कभी अलग से हम कर लेंगे इस हिस्ट्री के बारे में। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो किस प्लान के तहत बना, तो आपको ध्यान रखना है कैबिनेट मिशन प्लान अंडर 1946। और कैबिनेट मिशन क्या था? 3 मंत्रियों का एक ग्रुप था। ठीक है, जिसमें अभी मैंने बताया एवी, नोट कर लीजिए आप, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और स्टैफर्ड क्रिप्स, 3 लोग थे, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये बन गया। ठीक है, उसके बाद पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 9 या 9 दिसंबर आप कर दीजिए, दिसंबर 9 कीजिएगा, दिसंबर 9 लिखने का तरीका ये होता है, यहाँ पर 9 दिसंबर लिखें, दिसंबर 9 ऐसे कीजिएगा, दिसंबर 9 और दिसंबर 11 यहाँ कर दीजिएगा 11। ठीक है, तो दिसंबर 9 1946 को पहली मीटिंग होती है। और देखिए कोई भी मीटिंग होती है तो वहां पे क्या होता है, मीटिंग को के संचालन के लिए एक चेयरमैन का होना या अध्यक्ष का होना या प्रेसिडेंट का होना जरूरी होता है। तो इसी के तहत जब ये मीटिंग होती है, पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, तो उस समय जो भी सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उसमें सबसे उम्रदराज थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये नॉन परमानेंट अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। ठीक है, तो इनको बना दिया जाता है और इन्हीं के देखरेख में, ठीक है, इन्हीं के संचालन में ये मीटिंग होती है। हाँ, ये नॉन परमानेंट अध्यक्ष है और ये मीटिंग इसलिए होती है कि कोई परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया जाए। तो ये मीटिंग हुई है और सेकंड मीटिंग फिर होती है दिसंबर 11 1946, और सेकंड मीटिंग में परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन चुन लिया जाता है। ठीक है, इतना आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद जब ये हो गया तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है। हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति, और उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। हाँ, इन्होंने ही ड्राफ्टिंग किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। आप लिख सकते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? तो बी.आर. अंबेडकर। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1946, यानी कि संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया कब? 26 नवंबर 1949 को, और इंप्लीमेंट कर दिया, सबको पता है कि 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। तो ये थोड़ा सा हमने ब्रीफ किया था। अब बाकी तो हमने बता दिया कि संविधान किस तरह का है, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। ठीक है, तो ये हमारा संविधान का एक थोड़ा सा ब्रीफिंग था। तो वो एक तरह से हिस्ट्री है। ठीक है, और तो उस हिस्ट्री को थोड़ा सा हमने देखा है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखा है, ताकि हमारा बैकग्राउंड बन जाए। अब देखिए, जो संविधान लिखा गया, इस संविधान के सोर्सेस कहां से थे? होता क्या था कि उस समय तो हमारा अपना संविधान नहीं था। ठीक है, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि उन्होंने अलग अलग देशों के, विश्व के बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया। बहुत डिफिकल्ट काम है ये, आसान काम नहीं है। अलग अलग संविधान का उन्होंने अध्ययन किया, स्टडी किया, यूएस का, जापान का, कनाडा का, साउथ अफ्रीका का, अलग अलग देशों का अध्ययन किया, और उस अध्ययन के बाद उन्हें अपने देश के अनुकूल जो भी प्रोविजन लगा उसे उठा लिया वहां से। ठीक है, अब देखिए, अमेरिका में अगर कोई बहुत सारे प्रोविजन है तो हर प्रोविजन हमारे लिए सूटेबल नहीं है। हाँ, वो अमेरिका के लिए सूटेबल हो सकता है। जब अमेरिका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ठीक है, तो उसने अपने अनुसार सब कुछ लिखा, और जब हमारे यहां लिखा गया तो सारे प्रोविजन तो नहीं लिए जा सकते। हमारे देश के अनुकूल जो होगा उन्हीं प्रोविजन को उठाया गया।
जैसे फंडामेंटल राइट्स यूएस से ले लिया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से ले लिया गया। तो वो सब अपने हिसाब से हमने अपने देश के अनुकूल अलग अलग देशों से अलग अलग प्रोविजन को उठाया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में समाहित कर लिया। ठीक है, तो ये तरीका था संविधान लिखने का, क्योंकि हमारे पास जब कुछ अपना नहीं है तो क्या प्रोसीजर होगा, कैसे लिखा जाएगा, तो निश्चित तौर पे अलग अलग देशों के संविधान को अध्ययन करना पड़ेगा और अध्ययन करने के बाद हम उस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो है, कौन कौन से प्रोविजन, अमेरिका का कौन सा प्रोविजन है जो हमारे देश के अनुकूल है, ब्रिटेन का कौन सा प्रोविजन है जो हमारे देश के अनुकूल है, या साउथ अफ्रीका का कौन सा प्रोविजन है जो हमारे देश के अनुकूल है, और उसी अनुकूलता को देखते हुए उनको हमारे संविधान में समाहित कर लिया गया। ठीक है, उसमें इंक्लूड कर लिया गया। तो ये सब हमारी बातें थी जो हमने थोड़ा देख लिया। ठीक है, देश हमने बता दिया कि ये देश है, और एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इस पे हम अभी चर्चा करने वाले हैं। इसे मैं मिटाता हूं और फिर हम अलग अलग देशों पे चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कौन कौन से प्रोविजन लिए गए इस पे भी चर्चा करने वाले हैं। तो मैं मिटाता हूं इसे। चलिए अब हम उन सोर्सेस को देखते हैं, उन स्रोतों को देखते हैं जहां से हमारे संविधान के डिफरेंट प्रोविजंस लिए गए हैं। हाँ, वैसे तो बहुत सारे सोर्स हैं और बहुत सारे प्रोविजंस हैं, और प्रोविजंस की भी कमी नहीं है और सोर्सेज की भी कमी नहीं है, लेकिन हम कुछ प्रमुख सोर्सेज को देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। हाँ, देशों की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करेंगे। क्या क्या इसमें प्रोविजन है वो हम बात नहीं करेंगे। देखिए, जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, तो समझ लीजिए कि ये ब्रिटिशर्स द्वारा भारत में शासन चलाने के लिए बनाया गया सबसे अंतिम एक्ट था। यानी जब भारत छोड़ के ब्रिटिशर्स गए हैं उस समय ये इसी एक्ट के तहत, हाँ, इसी कानून के तहत हमारा देश चल रहा था। ठीक है, यानी कि ब्रिटिशर्स ने जो सबसे अंतिम कानून बनाया था वो यही था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसी के अनुरूप भारत का प्रशासन चलना था या चलाया जा रहा था। ठीक है, इसके पहले और भी बहुत सारे एक्ट्स आए हैं और बहुत सारे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक पहुंचते पहुंचते, हाँ, उसके पहले बहुत सारे एक्ट्स आए हैं, बहुत सारे कानून बने हैं। ठीक है, तो वो तो हम जब मॉडर्न हिस्ट्री में पहुंचेंगे, हाँ, आधुनिक भारत में, इतिहास में, इतिहास को हम बिल्कुल थ्रेडवेयर पढ़ रहे हैं, तो वो तो हम वहां पे इसको पढ़ ही लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हमें खाली सोर्सेज की बात करनी है, तो हम यहीं से बात कर रहे हैं। और अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर कहना होगा कि भाई अभी ही पढ़ना है, तो किसी दिन मैं अलग से एक मिसलेनियस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो बना के डाल दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री, लेकिन अभी आपको जानने की उतनी जरूरत नहीं है। अभी बस आप इतना जानिए कि भारत में प्रशासन को चलाने के लिए, भारत के प्रशासन को, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए ब्रिटिशर्स द्वारा जो अंतिम एक्ट बनाया गया था, जो अंतिम कानून बनाया गया था, वो 1935 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और यहीं से मैक्सिमम प्रोविजन जो है वो लिए गए हैं। ठीक है, यहां से लिए गए हैं करीब 76%, हाँ, प्रोविजंस यहीं से। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है, उसके अलावा देखिए, अगर हम कहें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने बताया भी था कि 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब एडॉप्ट किया गया, उस समय क्या था, 395 आर्टिकल थे। मूल रूप से 395 थे, आज को 470 के आसपास हो गए हैं। ठीक है, बदलता ही रहता है, आर्टिकल तो बढ़ते रहेगा क्योंकि अमेंडमेंट हमारे यहां होते रहता है। ठीक है, तो समझिए कि 250 आउट ऑफ 395 में से करीब 250 आर्टिकल्स जो है, हाँ,
हाँ, उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से है। यानी कि 3/4 प्रोविजन जो है 3/4 प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। समझ लिया इस बात को। अब क्या क्या चीजें ली गई हैं देखिए, समझिए। ये तो मैंने प्रोविजन की बात बता दी, क्या क्या चीजें ली गई हैं जैसे देख लीजिए, आप इसको नोट करते रहिएगा। फेडरल स्कीम, ठीक है, फेडरल ठीक है, फेडरल प्लान या फेडरल स्कीम। अब फेडरल सिस्टम होता क्या है, जहां सिंपल भाषा में समझिए, इस पे फेडरल या फेडरल सिस्टम पे हम एक दिन अलग से चर्चा करेंगे कि भारत का फेडरलिज्म किस तरह का है। बेसिकली यहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। तो सिंपल भाषा के भारत राज्यों का एक संघ है, आप जानते हैं, ठीक है, मैंने बताया भी था शायद। तो भारत राज्यों का एक संघ है, यहाँ एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलती है और एक मतलब देश का शासन चलता है और एक राज्यों का शासन चलता है। तो फेडरल का, हाँ, संघीय व्यवस्था का सिंपल मीनिंग है। सिंपल मीनिंग, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसको समझना है, लेकिन अभी इस टॉपिक में हमें नहीं समझना, बाद में हम चर्चा करेंगे फेडरलिज्म पे या फेडरल सिस्टम पे, तो वो आपको देखना है। खाली हम अभी क्या क्या प्रोविजन लिए गए हैं वो हम समझेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, आपको जुडिशियरी, ठीक है, न्यायपालिका। जुडिशियरी का मतलब न्यायपालिका। तो ये उठाया गया है कहां से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है, सेशन कोर्ट है, तो ये वहीं से उठा लिया गया, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की बात होगी तो वो उठाया जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स से। समझिएगा इस चीज को। जुडिशियरी की खाली बात करें तो पहले उठा लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, ठीक है। उसके अलावा ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है। ऑफिस ऑफ गवर्नर कहां होता है, गवर्नर स्टेट में होता है, राज्यों में होता है। जैसे एक तो देश की सरकार हो गई, एक तो इंडिया की सरकार हो गई, समझ लीजिए इंडिया, और एक स्टेट की सरकार हो गई। स्टेट जैसे मान लीजिए कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। तो इंडिया में एक पीएम हो जाएगा और एक हेड ऑफ स्टेट। प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री हमेशा हेड ऑफ द गवर्नमेंट का मुखिया, मैंने पहले भी बताया था। और देश का मुखिया कौन, प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहें प्रधानमंत्री मोदी अभी सरकार, भारतीय सरकार के, हाँ, देश की सरकार के, नेशनल गवर्नमेंट के मुखिया हैं, और राष्ट्रपति जो है हेड ऑफ स्टेट, यहां स्टेट का मतलब नेशन है, हाँ, यानी फर्स्ट सिटीजन कौन है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। उसी तरह से प्रोविजन आपको स्टेट में भी है। स्टेट में सीएम होगा, जैसे यहां पे पीएम है, राज्य के लिए चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, मुख्यमंत्री, यहां प्रधानमंत्री, यहां मुख्यमंत्री, और प्रेसिडेंट की जगह यहां पे हो जाएगा राज्य में कौन, गवर्नर, ठीक है। तो सीएम और गवर्नर इंडिया के में अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें, राष्ट्रीय जो नेशनल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके मुखिया पीएम, और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट। वैसे ही हेड ऑफ स्टेट आपको स्टेट के लिए, राज्य के लिए, यानी कि जैसे राज्य के लिए कौन हो जाएगा, जैसे बिहार है, यूपी है, तो वहां गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है, कोई भी स्टेट है। और मुख्यमंत्री हो जाएंगे कौन, सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री राज्य में, और देश में प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री कभी भी देश का मुखिया नहीं है, देश का मुखिया राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री केवल सरकार का मुखिया है, ठीक है ना, राष्ट्रीय सरकार का। वैसे ही राज्य में जो सरकारें हैं उसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। जैसे यूपी में अभी आदित्यनाथ है ना, आदित्यनाथ योगी, तो वो मुख्यमंत्री है, यानी कि वो सरकार के, यूपी की जो सरकार है उसके मुखिया हैं। और गवर्नर जो होता है, तो गवर्नर आपको राज्य का मुखिया हो गया, ठीक है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि प्रेसिडेंट चुना जाता है और गवर्नर जो है ये प्रेसिडेंट
अपॉइंट करता है। इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। इतना समझ लीजिए कि गवर्नर अपॉइंटेड होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, बस इतना ही अभी जानना है, ठीक है। उसके अलावा यानी कि ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात यहीं से ली गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, आप नोट कीजिएगा इसको। उसके अलावा पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे यूपीएससी हो गया, हाँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आईएएस आईपीएस बनते हैं, या स्टेट सर्विसेज में आपको एसडीएम बन जाते हैं, या बीपीएससी से बीडीओ बनते हैं। हाँ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट लेवल का भी होता है और यूनियन केंद्रीय स्तर पे भी होता है। यूपीएससी केंद्रीय स्तर पे हो गया, वहां से आप पास करते हैं तो आईएएस आईपीएस और तमाम तरह के जॉब मिलते हैं। हाँ, बिहार स्टेट अगर बिहार पीसीएस से अगर आप निकलते हैं तो वहां पे आप पीडीओ बनेंगे, ठीक है। इस तरह की चीजें होती हैं। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही दिया गया है। उसके अलावा आपको इमरजेंसी, यानी आपातकाल, इमरजेंसी का प्रोविजन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से दिया गया है। तो ये आपको समझना है, इमरजेंसी समझते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगता है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आज तक नहीं लगा है, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा राष्ट्रपति शासन स्टेट में लग जाता है ना। कई बार क्या होता है कि अगर स्टेट में कुछ डिस्टरबेंस हो गया, या कहा जाता है कि स्टेट मशीनरी अगर फेलियर हो गई, गवर्नमेंट वहां की फेलियर हो गई, उस स्थिति में क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, ठीक है। उस स्टेट की, राज्य की सरकार को, हाँ, हटा दिया जाता है, हाँ, पावर सीज हो या उसको हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ये होता है, कई कारण है जिसकी वजह से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोविजन में राष्ट्रपति शासन भी होता है जो कि राज्यों में लगाया जाता है। उसके अलावा नेशनल इमरजेंसी, इंदिरा गांधी वाला इमरजेंसी आप लोग को याद होगा, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, उसके भी कई रीजन है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगती है, लेकिन इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, ठीक है। अलग अलग आर्टिकल है, 352, 360, 352, 356। प्रेसिडेंट रूल जो राज्यों में लगता है उस पर 356। नेशनल इमरजेंसी जो लगता है 352 नेशनल इमरजेंसी, 352 आर्टिकल, 356 आपको प्रेसिडेंट रूल और एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अभी तक नहीं लगा है फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में। तो वो तो हम धीरे धीरे बात करेंगे, जब प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे तो सारे इमरजेंसी की बात करेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट का पावर होता है इमरजेंसी लगाने का, वो सब हम बाद में बात करेंगे। तो तत्काल हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ये चीजें आपको याद रखनी है। फेडरल स्कीम, जुडिशियरी, ठीक है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन और इमरजेंसी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे देशों में, ठीक है, देखते रहिएगा। बस इसमें हमें सोर्सेस को जानना है, बहुत ज्यादा इसमें। अभी पहले हम सोर्सेस को जान ले, अभी तो हमारा बेसिक चल रहा है और इस तरह से हम थोड़े थोड़े चीजों को समझते चलेंगे। और बाकी तो आप लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत की किताब है, उसको पढ़ेंगे। उसके अलावा सुभाष कश्यप की भी आती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एम लक्ष्मीकांत वैसे चल रहा है बहुत ज्यादा आजकल, मैं कभी वीडियो बनाऊंगा किताबों पे भी, ठीक है। अब देखिए, यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स से, ठीक है, यहां से क्या क्या लिया गया। तो सबसे पहले प्रियम्बल मैंने बताया था, किसी भी किताब की जो भूमिका होती है, इंट्रोडक्शन होता है या प्रस्तावना हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, या प्राकथन बोलते हैं, वो प्रियम्बल होता है। तो जैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशन के बुक को खोलिएगा तो पहला जो पेज होगा वो प्रियम्बल का खुलेगा, प्रस्तावना जिसको हिंदी में बोलते हैं, प्रस्तावना। तो प्रियम्बल लिया गया है। उसके अलावा आपको लिया गया है, अब देखिए, आपको आएगा प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज। हाँ, हमारा है ना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, ठीक है।
थल सेना, जल सेना और वायुसेना, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों है। तो तीनों का सुप्रीम कमांडर जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। ये प्रोविजन यूनाइटेड स्टेट से लिया गया। वैसे सभी सेनाओं के अलग अलग चीफ होते हैं, ठीक है, और तीनों सेनाओं का भी एक चीफ होता है, ठीक है। तीनों सेनाओं का मैंने कंबाइन कर दें उसका एक चीफ होगा, और अलग अलग तो चीफ होते ही हैं, ठीक है। और सबके ऊपर कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेस का। तो ये कहां से लिया गया? यूएस, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, राइट्स आर्टिकल 12 to 35 मौलिक अधिकार हैं, ये लिए गए हैं कहां से? यूनाइटेड स्टेट के संविधान से। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मौलिक अधिकार। उसके बाद मौलिक अधिकार वो हैं जो हमें जन्म से मिलते हैं और इनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, जान लीजिए, ठीक है। आगे हम इस पे डिटेल बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को हम डिटेल आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात होती है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये सेपरेट बॉडीज हैं। यहां पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तीनों अलग अलग हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स है। लेजिस्लेटिव जैसे कि संसद हो गई, या देश के अगर देश की बात करें, नेशन की बात करें तो संसद है, वहां केंद्र की सरकार है, केंद्रीय सरकार है भारत के लिए, जैसे मोदी जी की सरकार अभी के लिए, इसके पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। तो जो लेजिस्लेटिव है कौन सी है? वो कौन क्या होगा लेजिस्लेटिव? वो जैसे कि संसद है, वहां कानून बनता है, विधायिका बोलते हैं हिंदी में। या राज्यों की बात करें, बिहार यूपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो वहां असेंबली है, यानी कि विधानसभा है, तो वो लेजिस्लेटिव हो गई। यानी जो कानून बनाने वाली संस्था है वो संसद हो गई, विधानसभा हो, संसद में जैसे लोकसभा राज्यसभा हो गया, संसद में है ना लोकसभा, वैसे ही विधानसभा हो गया। तो ये लेजिस्लेटिव बॉडीज है, ये कानून बनाती है, तो लेजिस्लेटिव अलग हुई। उसके बाद एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कौन है? राष्ट्रपति हो गए। जो कानून जो बनाएगी संसद या राज्यों में विधानसभाएं यानी असेंबलीज जो कानून बनाएंगी, उन कानूनों को लागू कराने का और उनको कैरी कराने का जो काम होगा वो एग्जीक्यूटिव का होगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से लोग होते हैं? राष्ट्रपति भी होंगे, वाइस प्रेसिडेंट भी होंगे, प्रधानमंत्री भी होंगे, मिनिस्टर्स भी होंगे, और इसके अलावा बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी और तमाम तरह के ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है। जो कानून बनाया गया है संसद द्वारा देश के लिए या विधानसभाओं द्वारा, ठीक है, असेंबलीज द्वारा, उनको लागू कराएगा एग्जीक्यूटिव जो होंगे। जैसे कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में आपको कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स, उसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स। वैसे ही राज्यों में होगा गवर्नर, मुख्यमंत्री और भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी वो हो जाएगी जो कानूनों को लागू कराने का काम करेंगी, उनको कैरी कराएंगी आगे की तरफ कि कानून का सही पालन हो रहा है कि नहीं, कानून एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, एक तरह से एग्जीक्यूशन का काम करेंगी। कानून बनाया जाएगा यहां इसके द्वारा, एग्जीक्यूशन होगा इसके द्वारा। और जुडिशियरी अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी है। जुडिशियरी अगर कोई कानून बन गया, विवाद हो गया सेंटर स्टेट में, तो वहां पे वो उसको सुलझाएगी। कई बार कानून बन जाता है, और कानून को भी चैलेंज किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी कानून को लेकर सेंट्रल स्टेट में विवाद हो गया तो लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या और हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहां पे जुडिशियरी का काम है कि उस कानून की व्याख्या करेगा। अगर उसको लगेगा सही है तो ठीक है, और नहीं तो फिर वो सेंटर को या स्टेट को या जिस तरह की विवाद होती है अपने विवेक के अनुसार
अपने जो उसकी समीक्षा होगी उसके आधार पर अपना डिसीजन देगा। ठीक है, तो जुडिशियरी भी इंडिपेंडेंट है, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स, अलग अलग पावर है। आप देखते हैं जुडिशियरी ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और राज्य सरकारों को भी फटकार लगा देती है कई मौकों पे। ठीक है, तो ये आपको समझना है। उसके बाद यहां पर जुडिशियल रिव्यू, यही मैं बात कर रहा था, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, कोई कानून बना, ठीक है, या मान लीजिए कि बहुत पहले, मान लीजिए 1947 में ही कोई कानून बना और वो कानून आज के संदर्भ में, आज के कॉन्टेक्स्ट में, हाँ, क्योंकि समय के अनुसार कई बार कानून जो होते हैं ना, हाँ, समाज बदलता है, हाँ, समाज क्या है, परिवर्तनशील है, हाँ, तो समाज में चेंजेज आते हैं, तो सोसाइटी के चेंज के अनुसार कई बार क्या होता है ना, कोई कानून जो होती है वो भी लगती है कि भाई अब ये कानून काम की नहीं रही, तो या तो इसको खत्म किया जाए या इसको मॉडिफाई किया जाए। तो ये रिव्यू करेगी कौन? जुडिशियरी ही करेगी। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू की भी बात की जाती है। जैसे पुलिस की व्यवस्था, कहते हैं भाई अंग्रेजों के जमाने की पुलिस व्यवस्था, इसमें सुधार लानी चाहिए। बहुत बार अक्सर ये बातें होती हैं कि अंग्रेजों के जमाने की जो पुलिस की का सिस्टम है वही है हमारे यहाँ, तो उसमें सुधार लाया जाना चाहिए। तो जब भी बात होगी तो उस पर जुडिशियल रिव्यू कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये समझिए कि जुडिशियल रिव्यू भी दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स से। उसके बाद रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेज। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अगर हटाया जाना है तो किस प्रोविजन से हटाया जाना है, इस पे तो हम डिटेल में आगे बात करेंगे, उस प्रोविजन की बात नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझना है कि ये प्रोविजन यूएस से लिया गया है। ठीक है, उसके अलावा पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट का जो प्रोविजन है, हाँ, मतलब देश में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, वहां भी उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उसके अलावा आपको बोला इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए यहां पे मैं लिखता हूं इम्पीचमेंट किसकी भाई, तो प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट इसको बोलते हैं हिंदी में, इम्पीचमेंट को महाभियोग। ठीक है, महाभियोग जब लगाया जाता है हटाने के लिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो ये इम्पीचमेंट का जो प्रोविजन है ये भी लिया गया है यूनाइटेड स्टेट से, हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो महाभियोग लगा के प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। महाभियोग कैसे लगता है, क्या लगता है, हम प्रेसिडेंट को जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे। फिलहाल महाभियोग से इतना जानिए कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। तो ये आपको क्या क्या चीजें हैं देखिए, आपको याद रखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स से प्रीएम्बल का प्रोविजन लिया गया, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स लिया गया, सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी जो बॉडीज हैं, हाँ, उनमें पावर का सेपरेशन है। जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस के को हटाने की बात जो है वो प्रोविजन लिया गया है यूनाइटेड स्टेट से। वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट होना चाहिए, एक वाइस प्रेसिडेंट का पद होना चाहिए, यूएस से लिया गया है। और इम्पीचमेंट महाभियोग का प्रोविजन भी लिया गया है यूनाइटेड स्टेट से, यानी कि राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाए, महाभियोग के थ्रू, ये लिया गया है महाभियोग का जो प्रोविजन है। अब ये हो सकता है कि इसके महाभियोग में और यूएस के महाभियोग में कुछ अंतर हो सकता है प्रोसीजर में, लेकिन जो टेक्निकल टर्म है इम्पीचमेंट, हटाने का टर्म है राष्ट्रपति को, ये लिया गया यूएस से। प्रोसीजर में तो देश के अनुसार अलग अलग समय के अनुसार और चेंजेस होता रहता है, तो राष्ट्रपति का हो सकता है यहाँ के इम्पीचमेंट का प्रोसीजर कुछ अलग हो, हाँ, और यहाँ का कुछ अलग हो। ठीक है, तो वो हम आगे समझेंगे कैसे इम्पीचमेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से क्या क्या चीजें ली गई। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया था लॉन्गेस्ट ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, लॉन्गेस्ट ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है, देखिए अब ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन से क्या क्या चीजें ली गई? पहला तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप देखें कि एक तो है कंट्री लेवल का यानी कि नेशनल लेवल का, सेंट्रल यानी कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, सेंटर में और एक स्टेट में, राज्यों में। सेंटर में आप देखिएगा, अगर सेंटर की बात करें संसद, तो संसद की बात करेंगे। हाँ, कानून कहाँ बनता है देश के लिए? संसद में। तो यहां पर आपको लोकसभा, भारत के संसद में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में लोकसभा और राज्यसभा, वहीं पे स्टेट में आपको क्या होता है? विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा यही लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो यहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। संसदीय सिस्टम, संसदीय प्रणाली, ये ब्रिटेन से लिया गया। कुछ अंतर है, हाँ, संसदीय प्रणाली लिया गया है, लेकिन भारत एक रिपब्लिक है, यहां पर इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, जबकि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में मोनार्की है, राजतंत्र है एक तरह से, ठीक है। डेमोक्रेसी वहां भी है, लेकिन जो हेड ऑफ स्टेट है वो चुना हुआ नहीं होता है, वंशानुगत होता है। यहाँ पे रिपब्लिक है, यानी कि रिपब्लिक का मतलब निर्वाचित राष्ट्रपति। तो वो हमने पिछले वीडियो में बताया भी था, वो आगे भी चर्चा करते रहेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो ब्रिटेन से लिया गया है। और इसी तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम में बाइकैमरल सिस्टम, बाइकैमरल सिस्टम, बाइकैमरल सिस्टम क्या है? देखिए, दो सदनीय प्रणाली, यही बाइकैमरल सिस्टम है। लोकसभा, राज्यसभा सेंटर के लिए, इसको लोकसभा को कहते हैं आपको हाउस ऑफ पीपल, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा को कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा अपर हाउस होता है, हाँ, उच्च सदन। लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है। वैसे ही अगर राज्यों में देखें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल उच्च सदन होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली निम्न सदन होता है। लेकिन आपको जैसे ब्रिटेन में भी है, दो सदनीय प्रणाली है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वैसे ही यहां पे है लोकसभा और राज्यसभा। और निम्न सदन जो है, लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, ब्रिटेन में भी ऐसा ही है, निम्न सदन ब्रिटेन में ज्यादा पावरफुल है। तो ये भी आप समझ लीजिएगा, निम्न सदन जो है ब्रिटेन में, यानी कि लोअर हाउस ज्यादा पावरफुल है, कहां पे? ब्रिटेन में। और सेम सिस्टम यहां पे जो है, ये इसको समझ लीजिए लोअर हाउस है, ये लोअर हाउस, LH लिख रहा हूं, हाँ, ये मोर पावरफुल है, मोर पावरफुल, ठीक है, देन upper house, more powerful than upper house। upper house कौन है गया? ये हो गया लोअर हाउस, ठीक है, और ये हो गया अपर हाउस। यूपी नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, अपर हाउस उच्च सदन, और ये निम्न सदन। ब्रिटेन में भी यही सिस्टम है, उच्च सदन। तो इसी को दो सदनीय प्रणाली जो है, हाँ, यहां भी ये स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली निम्न सदन होगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल उच्च सदन होगा, ठीक है। और हमेशा जानिए कि निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। ये फिलहाल इतना समझते हैं। और इसी को बाइकैमरल सिस्टम कहते हैं, दो सदनीय प्रणाली। और निम्न सदन ज्यादा पावरफुल है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है, कहीं आ जाए आपको, हाँ, लोअर हाउस इज मोर पावरफुल देन द अपर हाउस, ठीक है, ये समझिएगा। उसके बाद और क्या लिया गया? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ समझते हैं, यहां सिर्फ कानून का राज चलेगा, ठीक है।
और कानून कौन बनाता है? कानून कहाँ पे है? संविधान में है। संविधान की शक्ति कहाँ से आती है? तो लोगों से आती है। तो ये सिंपल चीज है, ठीक है। आगे हम इसको सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल यानी एकल नागरिकता, यानी कि इसको हम हिंदी में कहेंगे, जिसको हिंदी समझना है, एकल नागरिकता, ठीक है। एकल नागरिकता, एकल नाग लिखा है मैंने, नागरिकता कर लीजिएगा, ठीक है। एकल नागरिकता यानी देखिए, जैसे कि अमेरिका में एक प्रोविजन है। अमेरिका में क्या है कि राज्यों के लिए अलग नागरिकता है और देश के लिए अलग नागरिकता है। जैसे कि वहां का एक स्टेट हो गया फ्लोरिडा, तो फ्लोरिडा की नागरिकता अलग होगी और यूनाइटेड स्टेट की नागरिकता अलग होगी, यानी कि वहां ड्यूअल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में सिंगल सिटीजनशिप है। तो ब्रिटेन में, हमारे यहां भी सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है ब्रिटेन की तर्ज पे, यानी कि हम क्या हैं, हम ना बिहार के निवासी नागरिक हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते हम बिहार के नागरिक हैं या हम उत्तर प्रदेश के नागरिक। हमारी जो सिटीजनशिप है, हमको बिहार की नागरिकता नहीं मिलती, या हमको उत्तर प्रदेश की नागरिकता नहीं मिलती, या हमको बंगाल की नागरिकता नहीं मिलती, हमको एक ही नागरिकता मिलती है। और हम सबको क्या नागरिकता मिलती है? वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडियन सिटीजनशिप सिर्फ मिलता है, स्टेट का सिटीजनशिप नहीं मिलता। तो सिंगल सिटीजनशिप है यहां पर, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम क्या है? देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि प्रेसिडेंट है, ठीक है, मान लीजिए हम केंद्रीय सरकार की बात कर रहे हैं, और पीएम है, और पीएम के साथ प्रधानमंत्री है, और इनके साथ कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। ये जो मिनिस्टर हैं, ये इनको एड एंड एडवाइस करेंगे। प्रेसिडेंट कोई भी काम करेंगे तो इनके रिकमेंडेशन पे करेंगे। प्रधानमंत्री, और मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये कैबिनेट सिस्टम है। और कैबिनेट एक और समझ लीजिए कि कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं। मिनिस्टर भी दो तरह के होते हैं कैबिनेट सिस्टम में, अगर देखिएगा समझिएगा कि पहले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं ना, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सरकार का मुखिया है, तो उसकी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। अब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई कानून बनाना है, कुछ भी कराना है, तो वो इनको सुझाव देगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति के लिए बाध्य होता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये समझना है। तो ये हमारे यहाँ इस तरह का सिस्टम है। और एक और कैबिनेट का मतलब ये होता है, कैबिनेट सिस्टम का मतलब कि दो तरह के, एक तो मंत्रिमंडल होता है, मंत्री परिषद होती है, और एक होता है मंत्री परिषद, और आपको एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर। तो मंत्री परिषद जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें सारे मिनिस्टर आ जाएंगे, जैसे कि डेप्यूटी मिनिस्टर हो गए, और राज्य मंत्री हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, तो वो हो गए, ठीक है। लेकिन कैबिनेट में क्या होता है कि हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री होती है, कुछ खास, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, फॉरेन मिनिस्ट्री हो गया, ठीक है, गृह मंत्रालय हो गया, ठीक है ना। तो ये हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री है। रेलवे हो गया। तो ये सब, ये जो जिनके पास ये पोर्टफोलियो होता है, उनको कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। तो कैबिनेट सिस्टम में वो भी है। और तीसरा आप देखेंगे कि सिस्टम में कुछ कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, होते हैं, यानी कि कुछ मतलब ये अपॉइंटेड लोग होते हैं, आईएएस ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए, तो वो सब कैबिनेट सिस्टम में आ जाता है, सारी चीजें आ जाएंगी कैबिनेट सिस्टम में। तो उन चीजों को हम देखेंगे बाद में, बस समझिए कि कैबिनेट सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर, यानी लोअर हाउस का अध्यक्ष स्पीकर। अध्यक्ष का मतलब चेयरमैन। कोई भी मीटिंग होगी तो चेयरमैन ही उसका संचालन करेगा, ठीक है। और यानी स्पीकर ही उसका संचालन करेगा। तो ये स्पीकर का लोअर हाउस में जो प्रोविजन है, ब्रिटेन से लिया गया है। राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे चेयरमैन राज्यसभा के, यानी कि अपर हाउस के। लेकिन स्पीकर चुना जाता है, जो मेंबर्स चुन के आएंगे उसमें से स्पीकर को चुना जाएगा और अध्यक्ष बनाया जाएगा, और उसी की देखरेख में, उसी के संचालन में प्रोसीडिंग्स सारी चलेगी, ठीक है। एक तो ये हो गया।
रीट्स बाइकैमरल सिस्टम हमने समझ लिया, रीट्स। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है, रीट्स किससे रिलेटेड है? रीट्स रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकारों से। लेकिन देखिए मौलिक अधिकार लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स से। अब रीट्स क्या है? अगर आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हाँ ठीक है, तो उस समय आप कोर्ट जा सकते हैं, हाँ उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। वही रीट्स आपको वही पावर देता है, हाँ कि फंडामेंटल राइट्स अगर का हनन हो रहा है तो आप अपनी बात को कोर्ट में रख सकते हैं। तो ये जो है रीट्स फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। लेकिन एक्चुअली जो फंडामेंटल राइट जो है वो लिया गया है कहां से? यूनाइटेड स्टेट से। लेकिन उसमें जो रीट्स का प्रोविजन बनाया गया है, ठीक है, कि अगर फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है आपके, तो आप कोर्ट जा सकते हो। ये प्रोविजन आपको ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। आइए अब बात करते हैं कनाडा की। कनाडा से क्या क्या लिया गया, देखिए फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। सिंपल समझिए, भारत राज्यों का संघ है, फेडरेशन है, राज्य की सरकारें हैं और केंद्र की भी सरकारें हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन है? केंद्र है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग केंद्र है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद रेजिडिवरी पावर, पावर्स जो होती है इन सेंटर, रेजिडिवरी पावर इन सेंटर्स। देखिए जो पावर्स बनाई गई हैं, पावर्स बनाई गई हैं, डिस्ट्रीब्यूट की गई है सेंटर और स्टेट के बीच, हाँ। तो सेंटर और स्टेट के बीच एक स्टेट लिस्ट, एक सेंटर लिस्ट है, उसमें कुछ उस सूची में है कि सेंटर का क्या क्या पावर है, केंद्रीय सरकार का क्या क्या पावर है। एक स्टेट लिस्ट है, राज्यों का लिस्ट है, उसमें यह है कि राज्यों का क्या क्या पावर है, वो सूची स्टेट की है, राज्यों की है। और एक कंकरेंट लिस्ट है जिसको हम कहते हैं समवर्ती सूची। उसमें क्या है? उसमें सेंटर और स्टेट दोनों मतलब बनाते हैं, ठीक है, दोनों कानून बनाते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि सेंटर लिस्ट में सिर्फ सेंटर कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाएगी। लेकिन कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट यानी कि इसको कहते हैं समवर्ती सूची, इसमें सेंटर प्लस स्टेट दोनों बनाएंगे। और एक होता है रेजिडिवरी, यानी कि जो इन लिस्ट में नहीं है, इस सूची में कोई है ही नहीं, ना सेंटर लिस्ट में है। देखिए मैंने क्या बताया, सेंटर लिस्ट में जो कानून होगा उस पे सेंटर का अधिकार होगा, स्टेट लिस्ट में जो कानून होगा स्टेट का। कंकरेंट लिस्ट में चूंकि दोनों बनाते हैं कानून, ऐसी सूची है जिसपे दोनों कानून बनाएंगे, सेंटर और स्टेट दोनों मिलके। लेकिन कुछ ऐसे कानून बनाने हो जो इन तीनों ही लिस्ट में नहीं हो, यानी कि वो रेजिडिवरी लॉ हो जाएंगे, एक्ट हो जाएंगे, तो वो किसके पास जाएगा? वो अधिकार होगा सेंटर के पास। रेजिडिवरी पावर यानी कि जो इन तीनों लिस्ट में, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची में ना हो, अगर कोई कानून उस लिस्ट में ना हो, तो उस स्थिति में अगर कानून बनाने की स्थिति आएगी, कुछ ऐसा कानून बनाना हो जो इन तीनों लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो उससे संबंधित जो कानून बनाएगी वो कानून सेंटर बनाएगी। यही रेजिडिवरी पावर है, ठीक है। आइए आगे। उसके बाद एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। देखिए एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देती है, इसका सीधा मतलब है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देगी, यानी कि हेड ऑफ स्टेट जो है, हेड ऑफ स्टेट किसके सेंस में? कंट्री के सेंस में, कंट्री के सेंस में।
राज्यों के सेंस में हेड ऑफ स्टेट गवर्नर हो जाएगा, मैंने बताया ना अभी। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है किसको सलाह देगा? प्रेसिडेंट को। ये बात इसमें है। तो ये हमने कनाडा के संदर्भ में हमने ये बातें देखी। आगे देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड में डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है। देखिए डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसको कहते हैं हिंदी में। होता क्या है इसको सिंपली समझिए। आर्टिकल 36 टू 51, 12 से 35 फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 36 टू 51 जो होगा वो डीपीएसपी है। ये आयरलैंड से लिया गया है ये प्रोविजन। इसमें होता क्या है कि कुछ प्रोविजन दिए गए हैं, कुछ डायरेक्टिव्स हैं, कुछ निर्देश हैं। कहा जाता है कि अगर स्टेट कानून बनाए, ठीक है ना, राज्य अगर कानून बनाता है तो उसको कानून बनाते समय इन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार जो डीपीएसपी में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंगली कानून बनाना चाहिए, ठीक है ना। ये कहा गया है डीपीएसपी में। एक तरह का दिशा निर्देश है सरकारों को कि आप अगर कोई लॉ बनाइए तो इन बातों को ध्यान में रखिए लॉ बनाते समय, ठीक है। तो ये डीपीएसपी ये आयरलैंड से लिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई एग्जाम में पूछा जाता है, हाँ डायरेक्ट आ जाता है कि डीपीएसपी कहां से लिया गया है। हाँ, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या हिंदी में कहें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अब इसके अलावा नॉमिनेशन टू राज्यसभा। अब देखिए इसको समझिए। देखिए राज्यसभा का जब चुनाव होता है, बताया मैंने कि भारतीय संसदीय प्रणाली जो है वो बाईकैमरल है, यानी दो सदनीय है। निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। लोअर हाउस, अपर हाउस। अपर हाउस ये है, अपर हाउस कम पावरफुल होती है, अभी मैंने बताया लोकसभा के मुकाबले। अब राज्यसभा का जब चुनाव होगा, देखिए लोकसभा में क्या होता है, लोअर हाउस के लिए डायरेक्ट चुनाव होता है, मतलब हम डायरेक्ट वोटिंग के लिए जाते हैं और डायरेक्ट देते हैं। लेकिन राज्यसभा का जब चुनाव होगा तो डायरेक्ट नहीं होगा। ये हमारे राज्यों में जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं एमएलए, जैसे यूपी में उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के असेंबली में जितने भी एमएलए हैं, एमएलए, ठीक है ना, ये वोटिंग करेंगे किसके लिए? राज्यसभा के लिए। हर स्टेट अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में भेजेगा चुन के। तो रिप्रेजेंटेटिव ही यहाँ पे हमारे द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो राज्यसभा के सदस्यों के लिए वोटिंग करेंगे कि राज्यसभा में कौन जाएगा। तभी क्या होता है, अगर यूपी में बीजेपी को ज्यादा सीट है तो ये अपने मनपसंद का कैंडिडेट राज्यसभा में भेज देगी। बिहार में अगर आपको नीतीश कुमार के पास जनता दल यूनाइटेड के पास ज्यादा सीटें हैं तो वो भेज देगा अपने हिसाब से। हाँ, जिसकी ज्यादा बहुमत होती है असेंबली में, स्टेट में, हाँ राज्यसभा में उसके मेंबर पहुंच जाते हैं। ज्यादातर कुछ मिरेकल हो गया तो अलग बात है, तोड़ फोड़ ना हुई तो, लेकिन नॉर्मल केस में वही लोग राज्यसभा में पहुंचते हैं। तो ये एक तो इनडायरेक्ट चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा में प्रेसिडेंट भी 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, उनका चुनाव नहीं होता। 12 मेंबर को नॉमिनेशन कौन करता है? नॉमिनेशन करेंगे, नॉमिनेशन बाय प्रेसिडेंट। 12 मेंबर्स बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। 12 मेंबर होते हैं जिनको कि प्रेसिडेंट सीधे नॉमिनेट कर देते हैं। हाँ, यानी कि वो राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं और इसमें वो लोग होते हैं जो जिन्होंने किसी विशेष क्षेत्र में महारत हासिल किया हो। स्पोर्ट्स हो गया, आपको
एंड कल्चर हो गया, ठीक है, इन सब क्षेत्रों से सचिन तेंदुलकर बने थे, ठीक है, राज्यसभा के मेंबर बने थे। इसके अलावा आपको इसके पहले लता मंगेशकर भी रह चुकी हैं, ठीक है, रेखा हैं रह चुकी हैं। तो वो सब विशेष परिस्थिति में और विशेष क्षेत्र में जिन्होंने अपना योगदान दिया हो, ठीक है, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में उनका किसी का योगदान हो, तो वो लोग प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट कर दिए जाते हैं राज्यसभा में। तो ये प्रोविजन लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है। उसके अलावा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, प्रेसिडेंट का चुनाव का जो प्रोविजन है, किस तरह से चुनाव होगा, वो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, हाँ, वो राष्ट्रपति 12 मेंबर को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करेंगे, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेस का, वो यूनाइटेड स्टेट से लिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपको बहुत सारी चीजें हैं, क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट का प्रोविजन जो है, राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोविजन है, महाभियोग, वो भी अमेरिका से लिया गया है। तो अलग अलग जगह से लिया गया है। प्रेसिडेंट के ही 10 प्रेसिडेंट के बारे में ही 10 प्रोविजंस है, तो उसमें से कुछ यूनाइटेड स्टेट से लिया गया, कुछ कहीं से लिया गया, कुछ कहीं से लिया गया, कुछ आयरलैंड से लिया गया, ये हमने देखा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे, आइए आगे बढ़ते हैं। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया, पूरा कहा जाता है वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। यहां से देखिए, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति में फंडामेंटल राइट का सस्पेंड किया जाना, ठीक है ना। उस समय फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिया जाएगा आपका। आपातकालीन स्थिति में वो प्रोविजन लिया गया है वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। बस इतना जानना है आपको। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से जो प्रोविजन लिया गया है, कंकरेंट लिस्ट। अभी मैंने आपको बताया समवर्ती सूची, इसको हिंदी में बोलते हैं, समवर्ती सूची हिंदी में बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट को। ये 3 लिस्ट होते हैं, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये जो है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। यहां पर क्या होता है, हमने बताया कि यहां पे जो लिस्ट में जो भी चीजें होंगी उस पे सेंट्रल की अथॉरिटी होगी, केंद्र की अथॉरिटी होगी, यानी कि देश की सरकार की अथॉरिटी होगी इस पे कानून बनाने की। स्टेट यानी राज्य की सूची में, स्टेट लिस्ट में जो भी प्रोविजन होगा, जो भी सूची में प्रोविजन होगा, उसके अकॉर्डिंगली स्टेट यानी कि राज्य कानून बनाएगी। और यहां पर दोनों के लिए है, सेंटर प्लस स्टेट दोनों के लिए समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। रेजिड्यूरी के मामले में मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले कि रेजिड्यूरी में कौन बनाएगा। रेजिड्यूरी का मतलब ये है, इन तीनों लिस्ट में अगर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है और उस प्रोविजन पे कानून बनाने की जरूरत पड़े, तो उस स्थिति में रेजिड्यूरी पावर जो होता है वो केंद्र के पास होता है। इन तीनों के अलावा, इन तीनों, इन एक लिस्ट, 2 लिस्ट, 3 लिस्ट, यानी कि तीनों सूचियों में से बाहर की कोई बात अगर हो गई तो फिर रेजिड्यूरी पावर में वो चला जाएगा, वो पावर सेंटर के पास होता है, अभी मैंने बताया। तो ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट, यानी कि इस पे सेंटर भी कानून बनाएगी, हाँ, और स्टेट यानी कि राज्य भी बनाएंगे, यानी केंद्र और राज्य सरकारें इस पे कानून बनाएंगी। कंकरेंट लिस्ट में यही होता है। ये प्रोविजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके अलावा सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए अभी तो रसिया है, हम रसिया लिख रहे हैं, लेकिन कभी ये यूएसएसआर भी था, यूएसएसआर,
ठीक है। आज यूएसएसआर नहीं रहा, सोवियत यूनियन इसको कहते थे, आज ये टूट चुका है, तो आज रसिया बन गया है। ठीक है, तो रसिया से हम क्या लेते हैं, देखिए पहला चीज समझिएगा, एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, जैसे हमें अपने राष्ट्रगान का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो ये सब मौलिक अधिकारों में है, तो वो ये दिया गया है रसिया से। उसके अलावा दूसरी बात ये हो गई, एक ये हो गया, फिर आपको और भी चीजें देख लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद आपको हो जाएगा देखिए प्लानिंग कमीशन, हालांकि प्लानिंग कमीशन जो है यानी कि योजना आयोग, योजना आयोग आज एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका नाम बदल के रख दिया गया है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग 5 ईयर प्लान करती थी ये, हाँ, प्लानिंग कमीशन, लेकिन अब इसका नाम मोदी सरकार ने नीति आयोग रख दिया है। ठीक है, थोड़े बहुत फेरबदल के साथ नाम इसका चेंज हो गया है। हाँ, शुरुआती दौर से इसका नाम प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग था, तो ये भी यूएसएसआर से लिया गया, इसका अब जो है नीति आयोग इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग। उसके बाद आपको देखिए और क्या है, idea of जस्टिस, और ये जस्टिस किस तरह का होगा, 3 तरह का जस्टिस। ठीक है, सोशल जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये तीनों तरह के सामाजिक न्याय, हाँ, आर्थिक न्याय और पॉलिटिकल न्याय का आइडिया लिया गया है, कहां से, रसिया का, कि सामाजिक तौर पे सब लोग बराबर हैं, हाँ, आपको हर व्यक्ति इक्वल है। ठीक है, लॉ की नजर में ये सब बातें आती हैं। आर्थिक में सबको आर्थिक रिसोर्सेज पे या इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे समान अधिकार होगा, इस तरह की बातें होंगी, इसमें आगे हम देखेंगे। तो ये आइडिया ऑफ जस्टिस, और किस तरह की जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है, तो ये यहाँ पर, और ये बात कहाँ कही गई है, ये प्रीएम्बल, जस्टिस इन प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में इसकी बात कही गई, इसको हम डिफाइन करेंगे जब हम प्रीएम्बल को पढ़ेंगे, तो इसको हम देख लेंगे किस तरह की बात है। सिंपली समझिए, आइडिया ऑफ जस्टिस, किस तरह की जस्टिस होगी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात जो होगी, इसका आइडिया ये लिया गया है कहां से, रसिया से। और ये बात कही कहां गई है, जो प्रीएम्बल में बात कही गई है, आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल। ठीक है, तो ये आपको 3 तरह की जस्टिस है। ठीक है, इसके बाद आपको यहां मैं मिटा रहा हूं, समझ गए यहाँ पर, इसमें कोई मुझे अंडरलाइन नहीं करना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देख लेते हैं। अभी हमने वो सब चीजें नहीं देखी है, किस पार्ट में कौन सा चीज, जैसे फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 में, उन सब चीजों को भी हम देखेंगे। पहले हम पार्ट वाइज देख लेंगे कि किस पार्ट में कौन कौन सा प्रोविजन है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे है, किस पार्ट में है, जैसे 3rd पार्ट में है। उसके अलावा आपको डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो वो कहाँ पे है, किस पार्ट में है, कितने से कितने आर्टिकल के बीच में, वो हम एक जगह देखेंगे एक वीडियो में। फिर अलग अलग हम जहां जरूरत लगेगी उसके अनुसार हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठा के करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर साउथ अफ्रीका, सबसे इंपॉर्टेंट साउथ अफ्रीका से जो लिया गया है, ठीक है, वो लिया गया है आपको अमेंडमेंट प्रोसीजर। ठीक है, अमेंडमेंट प्रोसीजर लिया गया है, प्रोसीजर
और ये है आर्टिकल, अगर आप लिखना चाहते हैं 368 में संविधान के संशोधन की व्यवस्था है और ये लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से। इसके अलावा इलेक्शन मेथड किसका, राज्यसभा का। राज्यसभा यानी कि अपर हाउस, फिर मैं लिख रहा हूं अपर हाउस किसको बोलते हैं, राज्यसभा को। लोअर हाउस किसको बोलते हैं, लोकसभा को। लोकसभा ज्यादा पावरफुल होता है, यानी कि निम्न हाउस यानी निम्न सदन उच्च सदन से ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। और ये कहां का प्रोविजन है, ब्रिटेन का प्रोविजन है कि निम्न सदन उच्च सदन से, यानी लोअर हाउस अपर हाउस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लोअर हाउस इज स्ट्रॉन्गर देन द अपर हाउस, ठीक है। तो ये आपको, उसके अलावा ये हो गया इलेक्शन मेथड आपको राज्यसभा का। मैंने बताया कि राज्यसभा जो है उसका चुनाव कैसे होगा, इलेक्शन कैसे होगा, इनडायरेक्ट वोटिंग होगी। राज्यों में हमारे जो राज्यसभा से समझिएगा, हमारे मान लीजिए यूपी है या बिहार ही है, तो बिहार में जो असेंबली है, ठीक है, असेंबली में जो मेंबर है, बिहार असेंबली में मेंबर्स हैं, ये चुन के भेजेंगे राज्यसभा में अपने मेंबर को। तभी क्या होता है, मैंने अभी भी बताया कि जिस स्टेट में जिस पार्टी के मेंबर ज्यादा होंगे असेंबली में, उसकी संभावना 99% रहती है राज्यसभा में जाने की, उसके कैंडिडेट की। कुछ ऐसा मिरेकल हो गया, कुछ तोड़ फोड़ हो गया तो वो बात अलग है। इसको हम डिटेल में समझेंगे कैसे चुनाव होता है जब हम आएंगे यहाँ पर चुनाव में। तो उसके बाद एक चीज और नोट कर लीजिए, बस एक लाइन है, जापान से क्या लिया गया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर बनाया जाएगा, इस तरह की चीजें आपको जापान से ली गई है। बस एक लाइन आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इसमें अभी दिमाग नहीं दौड़ाना है। बाकी जितना भी चीज समझाना था मैंने आपको समझा दिया है इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली। अभी बस थोड़ी थोड़ी बातों को जानना था, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआती दौर में है, तीसरा ही वीडियो है। धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स की यहाँ चर्चा हुई है, पार्लियामेंट्री सिस्टम की चर्चा हुई है, तो वहां पे जब जाएंगे तो वहां पे उसको डिटेल समझेंगे। लेकिन तत्काल हमने उन चीजों को जान लिया कि सोर्सेस कहां कहां से संविधान बना, तो हमने उसको समझा संविधान क्या है पहले वीडियो में। संविधान में क्या क्या चीजें होती हैं, तो भाई संविधान पार्ट्स में बटा हुआ है, उसमें प्रेम्बुल होता है, प्रस्तावना होता है, उसमें आर्टिकल्स होते हैं, उसमें शेड्यूल होते हैं। तो इन चीजों को हमने देखा कि कैसे प्लेस किया जाता है संविधान, चूंकि एक किताब है संविधान की, उसमें कैसे इनको रखा गया है वो देखा, ठीक है। और आज हमने ये देखा कि संविधान के जो कुछ डिफरेंट प्रोविजंस हैं, वो कहां कहां से लिए गए हैं, यानी कि उनका सोर्स, या आप हिंदी में कह सकते हैं यू मे से स्रोत हिंदी में, ठीक है, तो वो कहां से लिए गए हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।